10। जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के सॉल्यूशंस के बारे में। जो मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए उनके सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन में पोटेंशियल क्या होगा डायपोल के थ्रू, वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले एक डायपोल बना लेते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक डायपोल है। ठीक है, ये क्या है? एक डायपोल है। यहां पर मैं इसको ले लेता हूं प्लस क्यू चार्ज और इधर ले लेता हूं माइनस क्यू चार्ज। इसका नाम दे देता हूं ए और इसका नाम, जस्ट मिनट, होगा होगा इसका नाम दे देता हूं ए और इसका नाम दे देता हूं बी। ठीक है, अब क्या करें? मिड पॉइंट डायपोल का ये होगा, ये होगा मिड पॉइंट डायपोल का। ठीक है, लेंथ कितनी ले ले? 2L लेंथ है, मतलब ये यहां से यहां तक की लेंथ L है और ये भी लेंथ क्या है? L है। हमें जनरल पोजीशन में फाइंड करना है, मतलब थीटा एंगल पर, किसी भी एंगल पर। तो मैं यहां पे ये ऐसे बना लेता हूं। सपोज करता हूं यहां फाइंड करना है पॉइंट P पे कितनी डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस जो है वो R है। R डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है पोटेंशियल। जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? पहले प्लस क्यू से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व करेंगे, फिर माइनस क्यू से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा? तो ये लिखता हूं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। ये आप लैंग्वेज लिख लेना। ठीक है, क्या होगा? के क्यू अपॉन में आर। अब आर कितना है? तो ए से पी तक की डिस्टेंस एपी। कहां से? ए से पी तक। मैं इसको ऐसे मिला देता हूं, ये एपी। ठीक है, ऐसे ही आ जाते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। वो क्या आएगा? के क्यू, क्यू माइनस है तो माइनस बाहर लगा लो, ये हो गया के क्यू अपॉन आर। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? बी पी। ये आ गया हमारा, इसको भी मिला लेते हैं। आप स्केल से डायग्राम बनाओगे। ठीक है, ये हमने ऐसे मिला दिया। अब हम क्या करें? नेट पोटेंशियल बताएं तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? दोनों का सम, प्लस क्यू के थ्रू पोटेंशियल और माइनस क्यू के थ्रू पोटेंशियल। तो मैंने इसको लिख दिया V इक्वल टू, ये कितना है? के क्यू अपॉन में ए पी और ये है माइनस ऑफ के क्यू अपॉन में बी पी। यहां से आप चाहो तो कॉमन कर सकते हो। क्या? के क्यू कॉमन है, कितना बचेगा? 1 बाय ए पी माइनस 1 बाय बी पी। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, हमें अब ये वैल्यूज सॉल्व करना है, कैसे लाई जाए। तो सबसे पहले ये कितना एंगल बताया था मैंने? थीटा। हम क्या करेंगे? ये सीधी लाइन बना दो आगे की तरफ और यहां से क्या करो? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्या करो? परपेंडिकुलर। यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे। इसका नाम दे देता हूं C, इसका नाम दे देता हूं D। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि डायपोल बहुत स्मॉल है, समझना है ना इसको, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हुआ। अगर डायपोल बहुत स्मॉल है, ये वाली लेंथ बहुत ही कम है, तो जो ये बीच में से लाइन जा रही है दोनों चार्ज के बहुत ही पास से जा रही होगी। भाई डायपोल जो है ना, ये वाला बहुत छोटा है, बहुत छोटा, ऐसा मान लो। अब ये जो लाइन जा रही है तो कहीं ना कहीं इन दोनों के पास से जा रही होगी ना, प्लस माइनस के बहुत ही क्लोज। तो ये हम ले लेते हैं फॉर स्मॉल लेंथ ऑफ डायपोल, उसके केस में हम बात करेंगे, है ना। और हम यहां ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नाम है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। चलो यहां लिख लेते हैं फॉर स्मॉल डायपोल। अगर डायपोल स्मॉल है, पॉइंट, ये ना लिखो, डायरेक्ट लिखो फॉर स्मॉल डायपोल। अगर डायपोल स्मॉल है तो उस केस में अगर हम बात करें तो जो मेरा ए पी है, ए से पी तक की जो डिस्टेंस है, कहां है ए से पी? ये ए से पी है, वही डिस्टेंस को हम डी पी लिखेंगे। ये समझो कैसे। देखो ये लेंथ क्या है? बहुत ही पास थी। अगर ये लेंथ बहुत ही पास थी तो ये वाली लाइन जो है बहुत ही पास, क्यू माइनस क्यू से बहुत क्लोज जाएगी और प्लस क्यू के भी बहुत पास जाएगी। तो अगर यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, मतलब मैं एक तरह से देख सकता हूं कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ एक जैसी दिख रही। दोनों अभी देख रहे हैं तो थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, लेकिन अगर ये डायपोल बहुत छोटा होता तो ये दोनों एक जैसे होते। तो मैंने क्या लिखा? एपी को क्या लिख लिया? डीपी। और सेम एज यहां पर आ जाएगा हमारा, एक रह गया था बी पी। इसको क्या लिख रहे हैं? तो इसको यहां से यहां तक डिस्टेंस था, इसको लिख सकते हैं सीपी। बोलो दिखेगा? ये वाली लेंथ
और ये वाली लेंथ लगभग एक जैसी हो गई। ठीक है, अच्छा डी से पी तक को हमें निकालना है, तो डीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो डीपी को मैं लिख सकता हूं ओपी माइनस ओडी। इस टोटल में से ओडी को कम कर दो तो डीपी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ओडी अगर पता हो तो आंसर आ जाए। तो ओडी कैसे पता करें वो देख लो। क्या करते हैं, इस इन ट्रायंगल ODA, ये ट्रायंगल ODA हमें OD लाना है। कैसे लाएं, उसके लिए पैसे लगाने पड़ेंगे, OD तभी तो आएगी, फ्री में नहीं आएगी है ना। ये ऐसे, तो इसमें cos थीटा लगा दो। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, OD हुआ हमारा बेस, और हाइपोटेनस कितना हुआ OA, L लिख सकते हैं। यानी कि OD की जो वैल्यू आएगी वो आएगी L cos थीटा। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है L cos थीटा, और ये भी बिल्कुल वैसे ही आएगा L cos थीटा। बोलो सही है, मतलब OD भी L cos थीटा आएगा और OC भी L cos थीटा आएगा। ठीक है, चलो हम पहले DP की बात करें। D से P तक को क्या लिख रहे थे अपन, तो ये लिख रहे थे, यहां लिख लेते हैं DP डिस्टेंस जो थी ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R माइनस L cos थीटा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। देखो यहां पर D से P तक की बात कर रहे थे, तो टोटल R में से L cos थीटा कम कर दिया। टोटल यहां से यहां तक क्या था R में से L cos थीटा कम कर दिया। अच्छा मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा तो इसको क्या लिखेंगे, टोटल R में से L cos थीटा ऐड हो जाएगा, तो वो वैल्यू आएगी CP की। CP कितना आएगा, R प्लस L cos थीटा। बोलो आएगा, बस वैल्यू रख दो। सो नेट पोटेंशियल इक्वल टू KQ तो बाहर ही था, 1 अपॉन पहले क्या था DP था, पहले क्या दिया था, पहले क्या दिया था AP को DP लिखा था ना, तो DP लिखो। DP की वैल्यू क्या है, R माइनस L cos थीटा माइनस ऑफ ये था R प्लस L cos थीटा। यही है, वैल्यूज रख लेना आप। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। KQ को KQ लिखा, या एलसीएम ले लो, दोनों को नीचे उठा के रख लो। R माइनस L cos थीटा एक ब्रैकेट में और R प्लस L cos थीटा दूसरे ब्रैकेट में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया R प्लस L cos थीटा माइनस, अब ये इधर जाएगा तो माइनस R हुआ, ये इधर जाएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा तो प्लस का L cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये R से R क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा KQ ब्रैकेट ऑफ L cos थीटा क्या लिखेंगे 2L cos थीटा। इस वाले टॉपिक से हमारे कई डेरिवेशन बनते हैं, 3, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया पोटेंशियल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k को k लिखो, q इंटू 2L को क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, और cos थीटा को cos थीटा लिख दो, अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा रिजल्ट है। अब इसमें कंडीशन आती है, कंडीशन वही पहले जैसी, अगर R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है, देखो भाई R तो ये है ना यहां से यहां तक, और L बहुत छोटा होता है, डायपोल ही बहुत छोटा होता है, तो 2L बहुत छोटा है तो L तो और छोटा होगा भाई, डायपोल तो ये है ना, अब इसका आधा L बोला है, तो R की वैल्यू अगर L से ज्यादा है उस कंडीशन में, तो यहां एक कंडीशन लगा लेना, इफ R इज ग्रेटर देन L, उस कंडीशन में क्या होगा L स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, अगर कोई स्मॉल लेंथ है उसका स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू और छोटी हो जाती है, तो L स्मॉल लेंथ बोल रहा हूं ना 0.1 0.01 ऐसे करके, तो ये और छोटा, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते तो पोटेंशियल क्या आता, ये आता हमारा KP cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। अब ये डेरिवेशन हमारा एक्सियल इसका जनरल पोजीशन का हो गया। अब अगर एक्सियल का पूछता, मान लो एक्सिस में बताना है, तो थीटा को क्या रखते हैं 0, भाई एक्सिस में पूछता तो थीटा क्या रखते हैं 0, तो एक्सिस में आ जाता है, एक्सिस में क्या आता cos 0 1 हुआ KP बाय R स्क्वायर आता है, और इक्वाटोरियल अगर पूछता डायपोल के थ्रू पोटेंशियल तो थीटा कितना होता है 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये 0 आ जाता, तो इससे 3 डेरिवेशन हो जाते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारा पहला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्ज Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
पहला ये है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं एक चार्ज है Q1, उसको मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहा हूं, तो मैं इसको ले आता हूं यहां पर। कहां पर? यहां ले आया Q1 को। कहां पे? पॉइंट ए पे। तो वर्क डन कितना होगा? तो यहां लिख लेते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। जब इनफाइनाइट से पॉइंट ए में आएंगे तो वर्क डन कितना होगा? तो एक्सटर्नल फील्ड है पहले से, इसलिए वर्क डन होगा Q इंटू वी। क्या होगा? Q इंटू वी। कहां पर आए थे? तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर हम बना लेते हैं R1 वेक्टर। ये सिर्फ ये बताता है कि कहां पर प्लेस है, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये आ गया। दूसरा, एक चार्ज और है, कौन सा है? Q2 है। कहां रखा है? इनफाइनाइट पे। ये दोनों इनफाइनाइट पे रखे थे, है ना? कहां पे? इनफाइनाइट। इसको उठा के हम लेके आएंगे कहां पर? पॉइंट बी पे ले आए। इसको उठाए, यहां ले आए। कहां पे? पॉइंट बी पे। तो जब इसको यहां से यहां लेके आएंगे तो वर्क डन कितना होगा? तो ये लिख लेते हैं सेकंड, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। क्या होगा? Q इंटू वी, तो Q2 इंटू वी। और V क्या होगा? तो V हमारा जहां पर लेके आए हो वहां का पोटेंशियल। तो लाए कहां? पॉइंट बी पे लाए, इसलिए पोटेंशियल V और R2 पोजीशन वेक्टर। ये दोनों बराबर V नहीं है। ये V है पोजीशन वेक्टर R1 का, ये वोल्टेज है पोजीशन वेक्टर R2 का। अच्छा, ये यहां से यहां तक लेके आए यहां पर। अच्छा, ये वाले पहले वाले चार्ज ने यहां पर तो कुछ ना कुछ, इस वाले चार्ज ने यहां पे पोटेंशियल बनाया होगा। तो वर्क डन तो इन दोनों चार्ज के बीच भी रहेगा। कितना रहेगा? तो ये R डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच कितना? K Q1 Q2 बाय R। इस बात का भी ध्यान रखना। मतलब जब इसको यहां से यहां तक लेके आए तो यहां से यहां तक लाने में वर्क डन कितना हुआ? ये और प्लस दोनों के बीच का वर्क डन कितना? K Q1 Q2 बाय R। टोटल वर्क डन कितना हुआ? टोटल वर्क डन W इक्वल टू, क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल वर्क डन W इक्वल टू, पहला वाला क्या है? Q1 V पोजीशन वेक्टर R1 प्लस Q2 V पोजीशन वेक्टर R2 प्लस K Q1 Q2 बाय R। इससे सिर्फ डेरिवेशन, इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, U लिख लेना। ये हो गया हमारा डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज केप्ट बिटवीन द प्लेट्स। मतलब आपको एक कैपेसिटर दिया हुआ है, ये पहले पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं और यहां नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं। इसको हमने ग्राउंड कर दिया, सेकेंड वाली को। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली D। अब इसके बीच में क्या रखना है? एक मीडियम रखना है जिसकी थिकनेस क्या है? T है, ऐसे। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसकी थिकनेस कितनी है? T है। अब पूछा क्या है? इसका कैपेसिटेंस बताओ। तो अगर कैपेसिटेंस सॉल्व करना है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करें, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाओ। तो ये लिखे टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल टू, कैपेसिटेंस यहां पर दो चीजें हैं। क्या है? दो है। कैपेसिटेंस के लिए अगर हम यूज करें तो यहां पर देखें तो इसको Q बाई V लिखते हैं। दो मतलब इसलिए, एक एयर पे एक मीडियम पे। मैंने लिया कैपेसिटेंस इक्वल टू Q इक्वल टू CV होता है, Q बाय V। V कितना होगा? तो V को मैं लिख सकता हूं V फॉर एयर प्लस V फॉर मीडियम, लिख सकते हैं। बराबर है भाई। यहाँ पे टोटल चार्ज तो Q है, लेकिन टोटल वोल्टेज दो है, एक एयर वाला वोल्टेज और एक मीडियम वाला वोल्टेज। तो एयर प्लस मीडियम, मीडियम के लिए मैं K यूज कर रहा हूं। C को C लिखो, Q को Q लिखो। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कैपेसिटर के बीच में क्या होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा पोटेंशियल का, V इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E
एयर पे, और एयर पे डिस्टेंस कितना है, तो डी में से टी को कम कर दो, तो ये पूरा एयर वाला पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, तो क्या हो जाएगा डी माइनस टी, ये आ गया पोटेंशियल इन एयर। प्लस अब मीडियम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पे और डिस्टेंस मीडियम पे, तो मीडियम की डिस्टेंस क्या है, टी है, ये वाले की बात कर रहे हैं। वोल्टेज हो गया वी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ई और इसकी थिकनेस हो गई टी, ये हो गया, कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मूले से, मतलब पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ लिख सकते हैं। अब लिखें वैल्यू, क्यू को क्यू लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कैपेसिटर के बीच में, याद करो सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो एयर के लिए, और डी माइनस टी को डी माइनस टी लिखा। प्लस मीडियम की बात करें तो वो भी हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो रहेगा, बट के नीचे आएगा क्योंकि मीडियम पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पे क्या हो जाती है, तो के से डिक्रीज कर जाती है, टी को टी लिख दिया। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, क्यू को क्यू लिखा, यहां सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, एप्सिलॉन जीरो के एप्सिलॉन जीरो, और ये ब्रैकेट में है डी माइनस टी। प्लस यहां भी सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, के को के, एप्सिलॉन जीरो के एप्सिलॉन जीरो, और टी को टी। यहां कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है वो देख लेते हैं, Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो कॉमन कर लो, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो हमने कॉमन कर लिया, ये कॉमन तो बचा क्या, D माइनस टी, प्लस Q बाय ए एप्सिलॉन जीरो कॉमन हो गया, तो K बचा यहाँ और T बचा यहाँ, तो ये बचा हमारा T अपॉन में K, Q से Q कैंसिल, ये ए एप्सिलॉन जीरो ऊपर आ गया, बस यही रिजल्ट है, ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन D माइनस, यहां पर भी टी है यहां पर भी टी है, चाहो तो टी कॉमन कर लो, तो मैं टी कॉमन कर लेता हूं, सिर्फ टी कॉमन हो रहा माइनस का, ध्यान रखेंगे, तो यहां वन बचेगा, माइनस का टी कॉमन करा तो यहां माइनस आ जाएगा, और ये टी कॉमन हो गया तो वन बचेगा अपॉन में के। अगर कोई कंफ्यूजन होता है कि मुझे डाउट है कॉमन करने में, तो आप यहीं पर छोड़ देना, ये ए एप्सिलॉन जीरो ऊपर ले लेना, बस कॉमन करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे लिखना ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, आंसर वो भी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अब ये थोड़ा एक क्वेश्चन है पोटेंशियल का लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट, दो चार्ज है, एक प्लस Q1 है एक प्लस Q2 है, दोनों को आर डिस्टेंस में रख दिया, ये ले लेते हैं Q1, ये ले लेते हैं Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R, ठीक है। लिखा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्लेस अ थर्ड चार्ज Q3 एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मिड पॉइंट पे हमें एक चार्ज रखना है Q3, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी R/2 और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी R/2, और आपसे पूछा वर्क डन क्या होगा, तो Q3 को लाएंगे तो वर्क डन जो होगा वो होगा Q इंटू वी, भाई वर्क डन क्या होता है Q इंटू वी, तो Q3 को मूव करा के रखना था मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट का पोटेंशियल हमने V मान लिया है, कैसे भी करके यहाँ का वोल्टेज निकालना है बस, तो पोटेंशियल मिड पॉइंट पे क्या आएगा, तो यहाँ लिख लो पोटेंशियल एट मिड पॉइंट, पोटेंशियल एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो भाई इस वाले चार्ज के थ्रू यहाँ पोटेंशियल और इस वाले चार्ज के थ्रू यहाँ पोटेंशियल निकाल लो, तो इस वाले चार्ज के थ्रू यहाँ पोटेंशियल क्या आएगा, वो आएगा के क्यू अपॉन आर, इसके थ्रू यहाँ पे, प्लस इसके थ्रू यहाँ पे क्या आएगा के क्यू अपॉन आर, यही आएगा, सॉल्व कर लो इसको, तो ये 2 ऊपर आ जाता, तो ये हो जाता 2k/q1 अपॉन r1 सॉरी r, और प्लस 2k/q2 अपॉन r, यही आता, कुछ कॉमन है तो v इक्वल टू क्या हो जाता है, क्या कॉमन है 2k/r कॉमन है, तो ये लिख दिया 2k/r कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या बचा q1 प्लस q2, यही बचेगा, तो ये v आ गया, ये क्या आ गया v आ गया, हमें लाना क्या था वर्क डन, सो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा q इंटू वी बोला था, तो Q3 को Q3 कौन सा अपन ने कैपिटल बोला था, इन्होंने कैपिटल Q लिया है तो इसको कैपिटल Q3 लिखना, ठीक है, तो v Q3 इंटू वी था, तो कुछ नहीं करना, v में Q3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2k अपॉन r
ब्रैकेट ऑफ Q1 प्लस Q2 इंटू में Q3। बोलो समझ आया? सिर्फ हमें वर्क डन निकालना था, पोटेंशियल निकालना था। जो पोटेंशियल आए उसमें Q का मल्टीप्लाई करना था। ये Q कर देना कैपिटल Q। क्या कर रहे हो अमरनाथ जी? Q इंटू V। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 एंड R विल दिस वर्क डन बी जीरो। ये वर्क डन जीरो हो जाए किस पॉइंट पे होगा? Q1 से R डिस्टेंस। देखो यहां पर ऐसा बोला है, ये चार्ज क्या है? Q1 है, और ये चार्ज क्या है? Q2 है। बोला है Q1 से कितनी डिस्टेंस पर, Q1 से कितनी डिस्टेंस पर, तो टोटल डिस्टेंस हमने R ली थी ना, तो ये मैंने मान लिया। इससे एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, ये टोटल R है, मैं ले लेता हूँ Q1 से X डिस्टेंस पे जब जाएंगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो ये वाला कितना बचेगा? टोटल R थी तो R माइनस एक्स बचेगा। ये बोलो ऐसे ही होगा भाई। टोटल R थी, मैंने माना Q1 से X डिस्टेंस पे होगा, तो ये X हो गया और ये बचेगा R माइनस एक्स। तो अगर वर्क डन बोला है जीरो होगा, देखो यहाँ क्या बोला है, at what distance from charge Q1 on the line joining the two charges will this work done be zero। वर्क डन अगर जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। मतलब मैं ये पॉइंट ले लेता हूं P, यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो एट पॉइंट P पोटेंशियल क्या हुआ? जीरो। पोटेंशियल जीरो हुआ मतलब पॉइंट P पे V1 यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इक्वल होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q2 होगा। इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल जीरो है मतलब इसके थ्रू यहां पोटेंशियल और इसके थ्रू यहां पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल, दोनों के इक्वल कर दिया। तो कितना होगा? इसके फॉर्मूला होता है KQ बाय R, KQ बाय X, और यहां होता है KQ बाय R। तो ये क्या हो जाएगा? R माइनस एक्स होगा। एक काम करो, R माइनस एक्स को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ये होगा ऐसा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, K से K कैंसिल, X को डिवाइड कर दो तो ये आ गया R बाई एक्स, माइनस X से R डिवाइड कर दो तो 1 आएगा, इक्वल टू क्या बचा? Q2 बाय Q1। 1 को उधर भेज दो तो R बाय एक्स इक्वल टू 1 उधर गया तो 1 ऐड हो गया, यानी Q2 बाय Q1 प्लस 1 हो जाएगा, होगा। हमें लाना क्या था? X लाना था, तो X को इधर ले आओ, पहले इसको सॉल्व कर लो। R बाय एक्स को क्या लिख सकते हैं? एलसीएम ले लो, तो ये आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में Q1, यही आएगा एलसीएम लेने पे। हमें क्या लाना था? X लाना था, तो X इक्वल टू क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो Q1 बाय Q1 प्लस Q2 इंटू में R। बोला था ना Q1 Q2 और R के टर्म्स में आंसर लाना है, तो देखो Q1 Q2 R है ना, Q1 Q2 R, तो Q1 Q2 और R के टर्म्स में आंसर आया। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? सबको पता है, ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो। थ्योरी वाला है देखो, है ना। तो इट इज अ सरफेस एट विच इन विच एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इज जीरो। इसको ऐसे लिख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, अ सरफेस at which the potential is same at every point, जिसके सभी पॉइंट्स में क्या हो? पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो। अच्छा, क्या बताना है? ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाता है? ऐसे, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, पोटेंशियल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह एक जैसा रहेगा, तो ये हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहली, इक्वल डिस्टेंस पे बनाना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। दूसरा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब दो इक्वल अपोजिट चार्ज यानी कि डायपोल की बात कर रहा, किसकी? डायपोल की। तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। अब इसके थ्रू अगर इक्विपोटेंशियल बनाए, देखो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पहली बात तो प्लस और माइनस एक दूसरे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं,
ध्यान से अगर देखें तो यहां पर एक चीज समझ आ रही, यहां पर ये डिस्टेंस कम ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो अगले वाले में भी यही करेंगे। बाकी आप बुक में से देख लेना डायग्राम वाला पोर्शन, अगले वाले में भी यही करेंगे। बस समझदार हो आप लोग, तो इस टाइप से बना लेना, मतलब ये डिस्टेंस कम रहेगी ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगी, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी डायपोल के लिए या टू इक्वल और अपोजिट चार्ज के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। एक कैपेसिटर है जिसका वोल्टेज क्या है, V है ना, उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। बोला है द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम। पहले ये समझो कि चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। ठीक है, अच्छा इन फर्स्ट केस अगर देखें, पहले केस में इन्होंने जो बताया है वो बताया है कि चार्ज कितना स्टोर हो रहा, 360, तो 360 माइक्रोकूलम यानी कि Q की जगह लिख दिया और CV को CV लिख दिया, ये पहला हो गया। फिर बोला है व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट द चार्ज स्टोर इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। जब वोल्टेज हमारा 120 वोल्ट कम हो जाता है तो चार्ज हमारा 120 बचता है, चार्ज स्टोर इन इट बिकम्स 120 होता है। तो इन सेकेंड केस में चार्ज कितना बचा, 120 बचा माइक्रोकूलम। सी रहेगा, V की कितना हो गया, 120 वोल्ट कम हो गया। ये समझो सेकेंड कंडीशन। देखो यहां क्या लिखा है, व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120, वोल्टेज कितना कम कर रहे हैं, 120 कम कर रहे हैं, तो पहले वाले में से 120 कम कर दो। द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120, चार्ज कितना बच रहा है, 120 बच रहा है, तो 120 रख दिया चार्ज की जगह। दोनों इक्वेशन डिवाइड कर लो, सॉल्व कर लो, तो इक्वेशन नंबर 1/2 दोनों डिवाइड करो, 12 से कैंसिल करो, 3 बचेगा, 120 से कैंसिल करो। ठीक है, इक्वल टू यहां डिवाइड करते C से C कैंसिल, बचता क्या, V अपॉन V माइनस 120, यही आता। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आता, 3V माइनस 360 इक्वल टू राइट साइड क्या V बचता, V इक्वल टू V। तो V को इस 360 इधर बचे, V को इधर ले आओ, तो ये आता 3V माइनस V इक्वल टू 360। तो V कितना आ जाता, 360/2 मतलब 180 वोल्ट आता। पोटेंशियल आ गया। क्या पूछा था, और पूछा था पहला कैलकुलेट द पोटेंशियल V एंड अननोन कैपेसिटेंस C। अच्छा V आ गया, कितना आया, C निकालना है, तो पहली वाली इक्वेशन में रख दें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो Q कितना था, 360 माइक्रोकूलम, और ये क्या C इंटू V था, C को C लिखो, V की जगह 180 रख दो, तो C आ जाएगा, कितना आएगा, 360/180 माइक्रोफैरड। बोलो आएगा, कैंसिल करो, कितना आया, 2, यानी कैपेसिटेंस आ गया 2 माइक्रोफैरड। पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरे पार्ट में आ जाओ, बोला व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120। अगर मैं वोल्टेज को 120 वोल्ट बढ़ा देता तो चार्ज कितना हो जाता, तो लिख दो ये दूसरा कंडीशन, Q डैश इक्वल टू C इंटू V की जगह V प्लस 120 कर दो, लिखा जा सकता है। तो Q डैश C कितना है, 2 माइक्रोफैरड, V की जगह कितना था, 180, V 180 था ना, 180 और 120 ये है, कितना आ गया, ये 300 और 2 का मल्टीप्लाई 600 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, आप चाहते तो हर जगह 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर सकते थे, बाकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये शायद प्रीवियस ईयर इसका क्वेश्चन आया हुआ था इस पैटर्न का। ऐसा यहां पे क्या है, 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, लिखा नेटवर्क ऑफ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई। डिटरमाइन, पहला क्या है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, इसका हमें कैपेसिटेंस बताना है। समझे, यहां पर ये अगर यहां से करंट निकलेगा या चार्ज जाएगा, मान लो Q चार्ज गया, तो ये चार्ज इस पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगा, एक चार्ज इधर जाएगा बाकी इधर जाएगा। मान लेते हैं इधर C1 में जो चार्ज गया वो Q1 गया, और जो इधर गया
वो कितना गया, Q2 गया। तो एक चीज देखो, इसमें जो चार्ज जाएगा वो सेम जाएगा, यानी कि C2, C3 और C4 तीनों कैसे हैं, सीरीज में लगे हैं। सीरीज में लगे हैं मतलब यहां लिख लो C2, C3 एंड C4 आर इन सीरीज। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसका C डैश नाम दे रहा हूं। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, वैल्यू रखो सबकी 10 है, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, यानी कि ये 1/C डैश जो आएगा वो आएगा 3/10। तो इसको मैं C डैश अगर निकालूंगा तो रेसिप्रोकल करूंगा तो 10/3 माइक्रो फैरड, ये आया C डैश, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। अब अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है C डैश वो C1 के साथ पैरेलल में है, तो यहां लिख सकते हैं C1 एंड C डैश आर इन पैरेलल। पैरेलल है तो फॉर्मूला क्या होगा, C टोटल इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि C1 प्लस C डैश। C1 की जगह 10 है और C डैश की जगह 10/3 है, मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 30 प्लस 10 यानी कि 40/3 माइक्रो फैरड। ये पहले वाले पार्ट का आंसर हुआ। ठीक है, दूसरा क्या बोला था, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। टोटल चार्ज निकालो पहले, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला होता है CV, C टोटल इंटू V टोटल। तो टोटल C कितना आया है 40/3 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और इंटू V कितना है 500, यही है ना। तो टोटल चार्ज कितना आया, तो यहां से निकालो 4 पंचे 20 हुआ, देखो 4 का मल्टीप्लाई 5 में करा है मैंने, 4 पंचे 20, 20 हुआ। कितने जीरो बच रहे हैं, 1 2 3 जीरो, 10⁻3 इसमें कम कर दो तो कितना बचेगा 10⁻⁻3, यानी कि इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 20/3 मिली कूलम टोटल चार्ज। और यही चार्ज कहां से पास होगा, तो जो टोटल चार्ज आया वो पास होगा हमारा, यहां से निकला टोटल चार्ज Q है, कहीं से नहीं जाएगा, एक Q1 यहां से जाएगा और Q2 इधर से जाएगा, तो टोटल चार्ज तो क्लियर है। इसमें कितना जाएगा, तो Q1 देखो, तो ये हो गया Q1, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं चार्ज फ्रॉम, कौन सा ना C1 नाम था ना, C1। तो फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू CV, तो C इंटू V। C कितना था 10 था, देखो यहां पर C1 कितना है 10 और V कितना है 500। भाई अब समझना, इसको मैं चेंज करूंगा, ये तीनों को मिलाया तो जो बना वो ऐसा हुआ। सर्किट देखो यहां पर, तीनों को मिलाया तो एक कैपेसिटर ऐसा, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था हमारा, ये हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन है। ये कितना है 500 वोल्ट, ये जो आया है ये आया है 40/3 माइक्रो फैरड, यही था ना 40/3। ये तीनों को नहीं, ये दो तीन को मिलाने पे कितना आया था 10/3 आया था, 10/3 था माइक्रो फैरड, और ये वाला था 10 माइक्रो फैरड। तीनों को मिलाया, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल में है, 500 वोल्ट इसमें जाएगा तो 500 इसमें भी जाएगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल सेम, मतलब V C1 की जगह तो 10 रख दिया 10 माइक्रो फैरड, V की जगह जो लिखेंगे वो 500 लिखेंगे। तो ये जो हमारा Q1 आया है वो कितना आया है 5 को 5 लिखो, माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻6, मैं इसको लिख देता हूं ऐसे 500 इंटू 10, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, यानी कि Q1 जो आया 5 को 5 लिखो, 3 जीरो कम कर दो बचेगा, यानी कि बचा कितना 5 मिली कूलम। Q1 की जगह 5 मिली कूलम गया, तो यहां से ऐसे गया ना, Q1 इधर गया था और Q2 इधर गया था और ये Q था, समझना। तो अगर मुझे Q2 निकालना है, या ऐसे बोल रहे हैं चार्ज पासिंग फ्रॉम C2, C3 एंड C4 इज, वो आएगा हमारा Q2। तो Q2 को टोटल में से Q1 नहीं कम कर सकते, टोटल जो Q है उसमें से Q1 कम कर दो, तो टोटल Q कितना था, वो था हमारा 20/3
माइनस Q1 कितना है 5, सॉल्व कर लो, 3 का मल्टीप्लाई 15 में 20 में से 15 गया, कितना बचा 5/3, ये बचेगा मिली कूलम। 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 5 × 3 15, 20 में से 15 कम करो 5 बचा 5/3 मिली कूलम। ये आएगा हमारा चार्ज C2 C3 और C4 से, ये आ गया हमारा Q2। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको बैटरी से चार्ज कर दिया, ठीक है। व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी को कनेक्ट करके ही रखा है ना, अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। मतलब ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होगा, इसको हमने बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये स्विच है ऐसा, इसको हमने ऐसे कनेक्ट करके रखा, ये चार्ज है ना, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, एक्सप्लेन व्हाट चेंज अकर इन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसमें हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो क्या चेंज होगा इसके पोटेंशियल में। तो पहला ये है, पोटेंशियल जो रहेगा वो जितना था उतना ही रहेगा, V = V0, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। क्यों होगा कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है, तो जितना वोल्टेज इसके क्रॉस है उतना वोल्टेज इसके क्रॉस रहेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अच्छा डिसकनेक्टेड का भी क्वेश्चन आता है ना, कभी कभी बैटरी को डिसकनेक्ट कर देता है। अगर डिसकनेक्टेड होता तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से, यानी कि V0/K हो जाता अगर डिसकनेक्टेड होता, ठीक है। फिलहाल तो कनेक्टेड है। दूसरा वाला क्या है, कैपेसिटेंस क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना कैपेसिटेंस बढ़ता है हमेशा इंक्रीज होगा, तो कैपेसिटेंस इज ऑलवेज इंक्रीजेस बाय K। जो हमने मीडियम रखा है, जो डाइइलेक्ट्रिक रखा है, इसकी स्ट्रेंथ K है, तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का मल्टीप्लाई होता हमेशा होता है, चाहे बैटरी कनेक्ट हो या डिसकनेक्ट हो। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, या इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, U = ½ CV² से करके देखो, किससे, ½ CV² से, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। कभी एक्सप्लेनेशन अगर पूछे तो इसको ऐसे लिखते ½ CV², हाफ को हाफ, C की जगह तो K × C0 था और V की जगह तो V0 ही है, V और V0 तो बराबर है ना, तो ये K बाहर आ जाता, बाकी तो वही बचता ½ C0 V0²। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, K × पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तीसरा हो गया, ठीक है। इस डिसकनेक्टेड का भी क्वेश्चन आप देख लेना है ना, डिसकनेक्टेड में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, कैपेसिटेंस यही रहता है और पोटेंशियल भी हमारा वहां डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन तो तेरा लेंदी लग रहा है ना, देखते हैं क्या है इसका सीन। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या लिखा है, कैपेसिटर है, बहुत सिंपल है ना, क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा इसका। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, यहां C1 आएगा, कैपेसिटेंस C1 is charged to a potential V1 while another capacitor C2 of capacitance C2 is charged to a potential difference V2। ठीक है, ये लिख लेंगे, मतलब एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, उसका वोल्टेज V1 है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है, वोल्टेज V2 है, ठीक है। बोला द कैपेसिटर्स आर नाउ डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव चार्जिंग बैटरीज एंड कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। पूछा क्या, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर्स बिफोर दे आर कनेक्टेड। जब उनको कनेक्ट किया उसके पहले टोटल एनर्जी बताओ। तो भाई टोटल एनर्जी की बात कर रहा, तो टोटल एनर्जी, या इसको इनिशियल एनर्जी बोल सकते हैं। पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती, ½ CV², दूसरे वाले की क्या होती, ½ CV², यही होती। तो टोटल एनर्जी तो यही आती, दोनों को ऐड कर दिया, पहले की और दूसरे की, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में आते हैं, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर। जब दोनों को हम
ऐड करेंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे, उस समय आपसे पूछा है टोटल एनर्जी स्टोर्ड बताना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर। जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी यूएफ लिख देते हैं, हाफ, पैरेलल में जोड़ा है तो सी और सी दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, पैरेलल में कॉम्बिनेशन में क्या होता है C1 प्लस C2, और V क्या होगा, V हो जाएगा सेम। अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगाएंगे तो दोनों का वोल्टेज क्या हो जाता है, सेम, तो V हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि V क्या होगा, C1 प्लस C2 तो यही रहेगा, V होता है जिसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये होता है कॉमन पोटेंशियल। यहां मेंशन कर देता हूं, वेयर V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। इस पैटर्न के क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो ये आ गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ, ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, एक पावर से एक पावर कट हो जाएगी, बचेगा क्या C1V1 प्लस C2V2 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में एक पावर बचेगी C1 प्लस, यही रिजल्ट है। डेरिवेशन जैसे ही ना बेटा, हाँ वो लॉस ऑफ एनर्जी में आता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या दिया है, तीसरा बोला एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन कंपैरिजन टू द टोटल एनर्जी बिफोर दे आर कनेक्टेड। हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे एनर्जी का रिलेशन। देखो एक चीज क्लियर है कि हमें पता है कि इनिशियल एनर्जी फाइनल से ज्यादा होगी, इनिशियल एनर्जी फाइनल मतलब कनेक्ट दोनों को कंबाइन करने के पहले की एनर्जी ये वाली इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी किसके हीट के फॉर्म पे लॉस हो जाएगी, बिकॉज आफ्टर कनेक्शन, इसको लिख दो आफ्टर, बिकॉज आफ्टर combination of capacitors its some energy is lost in the form of heat, in the form of heat during charge distribution, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होगा, कुछ एनर्जी का लॉस होगा हीट के फॉर्म पे, ठीक है। तो ये तीसरा वाला पार्ट है। अगले पे आ जाते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X एंड Y हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट एंड सेम सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। दो कैपेसिटर, एक X है एक Y है, दोनों के बीच का एरिया सेम है और प्लेट का सेपरेशन सेम है। X हैज एयर एंड Y विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट 4। X के बीच में एयर फिल है और Y के बीच में मीडियम रखा है जिसकी वैल्यू है 4 डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। बिटवीन इट्स प्लेट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ 15 वोल्ट। मतलब एक कैपेसिटर X है एक कैपेसिटर Y है, ऐसे दोनों को 15 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये X है भाई साहब, ये Y है, इसके बीच में एक मीडियम रखा है जिसकी वैल्यू है 4, ये 15 वोल्ट है, ये हो ऐसा, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। यहां पे मैं कंसीडर करता हूं X वाले के, CX को मैंने C ले लिया और Y वाले का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, C/4 इंटू C, ये समझेंगे। इसके बीच में तो एयर फिल थी, अगर एयर है तो मैंने C ले लिया, और इसके बीच में मीडियम रखा है जिसकी वैल्यू 4 है। जैसे मीडियम आता है कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज, मैंने बताया था K इंटू C हो जाता है, तो K इंटू C हो गया, ये आ गया टोटल। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो लिख दिया यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। कुछ सब चीजें दी हुई है, कुछ और दिया है, हाँ ये देखो लिखा है, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, वही मैं सोचूं कि पूरा कहां गया, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, ये इक्विवेलेंट। दोनों कैसे लगे, सीरीज में, फॉर्मूला क्या होता है सीरीज के लिए, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2,
C1 मतलब Cx, y वाला y, इस टाइप से लिख लिया। वैल्यूज रख लेते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, Cx की जगह C लिख लें, Cy की जगह 4C लिख लें, बोलो सही है। फिर ये C प्लस 4C, यही आएगा। टोटल 4 माइक्रोफैरड था तो ये कितना हो गया 4C² अपॉन में ये हो गया 5C, C से C कैंसिल, कितना बचा 4C/5। तो इसको मल्टीप्लाई के 4 पंचे 20 माइक्रोफैरड और डिवाइड बाय 4, ये 4 को नीचे ले आए तो ये C की वैल्यू आई। C कितना आ गया 5 माइक्रोफैरड। मतलब Cx जो आएगा वो 5 आएगा और जो Cy आएगा वो 4 इंटू C था, बराबर है, तो वो आएगा 20। ये पहला वाला पार्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट क्या है, कैपेसिटेंस आ गया। दूसरा बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एक्स एंड वाई। अब इसमें और इसमें पोटेंशियल क्या होगा, तो हमें पता है दूसरे वाले पार्ट में पोटेंशियल दोनों का सम टोटल के बराबर होगा और Vx को V लिख सकते हैं और Vy को V/4 लिख सकते हैं। बोलो इतना समझ आया। देखो पोटेंशियल जो होता है, क्या खेल रहे बेटा, पोटेंशियल जो होता है एयर पे जैसा है वैसा, मैंने एयर के लिए V ले लिया। जैसे मीडियम की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है मीडियम पे, तो V/4 हो गया। भाई 4 से क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम 4 था। सॉल्व कर लो तो आ गया हमारा 4V + V/4 = 15, तो ये आ गया 5V = 60, तो V कितना आया 12 आ गया। मतलब Vx की वैल्यू आ गई 12 वोल्ट और Vy की वैल्यू आ गई 12/4, यही था ना 12/4, तो ये कितना आएगा 3 वोल्ट। भाई दोनों मिला के तो 15 ही होना चाहिए ना, Vx और Vy मिला लो आ रहा 15। ये दूसरा पार्ट हो गया। लास्ट क्या है, लास्ट बोला है एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। अब इसी को फॉलो करते हुए आप अगला सॉल्व करोगे, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूं, आप इसको कर लेना। Ux/Uy क्या होता है, हाफ CV²। बोलो सिर्फ हमें वैल्यूज रखनी है, रेशियो और सॉल्व कर लेंगे। एक्स और वाई का रेशियो कितना था और एक्स और वाई का पोटेंशियल का रेशियो कितना था, सॉल्व करके देख लो यार, नहीं बाद में बोलोगे कराया नहीं। कैपेसिटेंस कितना था 5 और 20 था, यानी 1 और 4 का रेशियो है, 1 और 4 का। बोलो सही है भाई। Cx की वैल्यू 4 है, Cy देखो यार Cx की 5 है और इसकी 20 है, तो 5/20 करो 1/4 आया। और इसमें देखे 12 और ये 3, यानी कि रेशियो कितना रहा 4 और 1 का, 4 और 1 का, यही आ रहा ना। तो ये आया 1/4 इंटू ये 16/1, 4:1, ये आएगा x और y का रेशियो। ये पोटेंशियल एनर्जी का है। तो फाइनली हमारा सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगला लेक्चर मैं जल्दी लेके आऊंगा। जय हिंद।